सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। 23 अक्टूबर 1928 को बाबा साहब और साइमन कमीशन आमने सामने होते हैं। साइमन कमीशन के सदस्यगण, पदाधिकारीगण बाबा साहब का इंटरव्यू लेते हैं। दलितों की स्थिति जानने के लिए, इस भारत देश में दलितों की स्थिति किस तरह की है, ये जानने के लिए यहाँ पर बाबा साहब को आमंत्रित किया गया साइमन कमीशन के द्वारा। साइमन कमीशन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा साहब से पूछते हैं और हम आपको बता दें 295 प्रश्नों का जवाब बाबा साहब स्वयं देते हैं। वो 295 प्रश्नों की बात लगातार इस समय अम्बेडकर संदेश के माध्यम से चल रही है। आज के अम्बेडकर संदेश में प्रश्न संख्या 249 से हम बात करेंगे 262 तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। पहला प्रश्न ये है कि मैं समझता हूं कि आप दलितों के उत्थान में बहुत रुचि ले रहे हैं। साइमन कमीशन बाबा साहब से प्रश्न करता है कि मैं समझता हूं कि आप दलितों के उत्थान में बहुत रुचि ले रहे हैं। इस प्रचार कार्य में उच्च जातियों के लोगों की सहायता के संबंध में आपका क्या अनुभव है? क्या वे आपकी इसलिए सहायता करते हैं कि वे दलित वर्गों के लिए अधिक सफाई आदि की आवश्यकता पर बल देना चाहते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब बाबा साहब ने क्या दिया, ये जानने के लिए आपको धैर्यपूर्वक आज का अम्बेडकर संदेश सुनना चाहिए। आज का अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से, और पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें, पेज नंबर 199 से लेकर 202 तक। तो आइए, बाबा साहब से जो प्रश्न यहाँ किया गया है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि बाबा साहब जब आंदोलन कर रहे थे तो उस आंदोलन में क्या बाबा साहब के आंदोलन में यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग साथ दे रहे थे, सवर्ण हिंदू साथ दे रहे थे? और यदि वो दे रहे थे तो किस वजह से दे रहे थे, क्यों साथ देना चाहते थे या नहीं साथ दे रहे थे? ये आइए बाबा साहब के इस आंसर को हम लोग जान लेते हैं। बाबा साहब जवाब देते हैं, कहते हैं, दुर्भाग्य से इस मामले में मेरा अनुभव बहुत कटु है। दलित वर्गों को उनकी कतिपय अस्वच्छ आदतों के कारण पास नहीं फटकने दिया जाता। यही इल्जाम ऊंची जातियों के लोग लगाते हैं। कहा जाता है कि दलित वर्गों के लोग मृत पशुओं का मांस खाते हैं और वे साफ सुथरे नहीं रहते। पिछले 2 वर्षों में इस प्रेसिडेंसी यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी में बाबा साहब कहते हैं कि मैंने दलित वर्गों को साफ सुथरा करने और गंदी आदतों को छोड़ने हेतु उन्हें राजी करने के लिए एक अभियान आरंभ किया है। यह मेरा दुर्भाग्य था कि सारे सवर्ण हिंदू मेरे विरुद्ध हो गए, जबकि ऐसे मामले में मैं उनसे पूरे सहयोग की उम्मीद कर रहा था। परंतु जब मैंने उनके विरोध का आधार जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वे चाहते हैं कि दलित वर्गों के लोग गंदे कामों में लगे रहें, क्योंकि यदि वे इन गंदी आदतों को छोड़ देंगे तो वे अपनी सामाजिक हैसियत का अतिक्रमण करेंगे और ऊंची जातियों के प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। उदाहरण के लिए कोलाबा और रत्नागिरी जिलों में पूरे महार समुदाय ने मृत पशुओं का मांस खाना छोड़ दिया, परंतु उन पर किए जा रहे अत्याचार और सामाजिक दमन अकथनीय है। मतलब इतना शोषण, अत्याचार, सामाजिक दमन होता है कि जिसको कहा नहीं जा सकता। बाबा साहब कहते हैं उनका पूर्ण सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया गया है। जिस जमीन पर वे वर्षों से खेती कर रहे थे वह सवर्ण हिंदू जमींदारों ने उनसे छीन ली है। उन पर सामाजिक और आर्थिक हर प्रकार का दबाव डाला जाता है ताकि वे पहले की तरह अपनी गंदी आदतों को बनाए रखें। अधिकारी लोग जो सभी सवर्ण हिंदू जातियों के हैं दलित वर्गों को कोई संरक्षण नहीं देते। इससे दलित वर्गों की दशा वास्तव में दयनीय हो गई है और ये सब इसलिए हुआ कि वे अपनी पुरानी गंदी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। मैंने पाया कि ऊंची जातियों के लोग मेरे साथ सहयोग करने के बजाय मेरे विरुद्ध हो गए हैं और कहने लगे कि दलित वर्गों की ये बुरी आदतें उनकी हीन भावना की परिचायक हैं और उनकी ये बुरी आदतें बनी रहनी चाहिए। सम्मानित साथियों, यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई है। अक्सर आपसे भी लोग कह देते होंगे, आपके यार दोस्त जो होते हैं जनरल कैटेगरी के, अपर कास्ट के, सवर्ण हिंदू, वो अक्सर आपसे कहते होंगे कि भाई साहब हम जातिवाद नहीं मनाते, हम छुआछूत बिल्कुल नहीं मनाते, बशर्ते कि शर्त जोड़ देते हैं कि व्यक्ति साफ सुथरा हो, सामने वाला व्यक्ति साफ सुथरा हो। हम उनसे कहते हैं कि अपने उस मित्र से पूछिए, अपने उस मित्र से कहिए, चलिए हम आपके गांव चलते हैं, हम आपके घर चलते हैं और हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आपके ही गांव के
जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, आइए वहाँ चलेंगे और उनके यहाँ बैठकर हम चाय पानी करेंगे। मेरे साथियों, 99% ऐसे लोग होंगे जो किसी भी एससी कैटेगरी के, उनके स्वयं के गांव में एक अपर कास्ट का व्यक्ति रहता है, एक एससी कास्ट का व्यक्ति रहता है। तो अपर कास्ट का व्यक्ति एससी कास्ट के व्यक्ति के यहाँ पर चाय पानी करने नहीं जाएगा। हाँ, ये अलग हो सकता है, होटल आदमी बैठकर आपके साथ वो चाय पानी कर सकता है, नाश्ता कर सकता है, हो सकता है दूसरे गांव में जाकर ऐसा कर सकता है, लेकिन स्वयं के उसके गांव में इसका सीधा तात्पर्य है। एक और एग्जाम्पल तौर पर हम ले सकते हैं, एससी कम्युनिटी के लोग अगर खाने पीने की चीज़ें या यूं कहें कि होटल खोल लेते हैं, तो वहाँ पर आप स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वर्तमान में स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाबा साहब तो 23 अक्टूबर 1928 को बता रहे हैं, आज से 95 साल पहले 98 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, बाबा साहब से प्रश्न किया जाता है कि कुछ दिन पहले एक साक्षी ने बताया कि स्वच्छता बोर्डों में दलित वर्गों का एक भी सदस्य नहीं है। यदि ऊंची जातियों के बारे में आपने जो कहा है वह सही है, तो क्या दलित वर्गों के लोगों को इन बोर्डों में रखने से कोई लाभ होगा? तब बाबा साहब कहते हैं कि मेरा कहना है कि दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में होना चाहिए। बाबा साहब से अगला प्रश्न है मेरे साथियों, आपने अभी बताया कि इस प्रेसिडेंसी की अदालतों में दलित वर्गों के गवाह पहुंच नहीं सकते। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या आपके कहने का अभिप्राय यह है कि दलित वर्गों के लोगों को कुछ अदालतों में घुसने नहीं दिया जाता? तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। बाबा साहब से अगला प्रश्न पूछा जाता है और मैं समझता हूं कि आपने यही कहा था कि वह व्यक्ति अदालत में घुसने का साहस नहीं जुटा सका, यही बात है ना? तब बाबा साहब कहते हैं तथ्य यह है कि सवर्ण लोग दलित वर्गों को हेय दृष्टि से देखते हैं। दलित वर्गों का समाज में एक निर्धारित स्थान है। यदि वे अदालत में जाते हैं तो अपने उस निर्धारित स्थान से बाहर आने की कोशिश करते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो सवर्ण लोग उन्हें तंग करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक सीमा को लांघता है तो सवर्ण लोग उसे परेशान करते हैं। उस मामले में उसे जो संरक्षण प्रदान किया गया था वह थोड़ी देर के लिए था और उसे मालूम था कि मुकदमा समाप्त होते ही उसका वह संरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। बाबा साहब से अगला प्रश्न किया जाता है कि यदि आप वहां नहीं होते और वह अदालत में घुसने की कोशिश करता तो उसके साथ क्या व्यवहार होता? मेरे साथ यहाँ पर देखिए बाबा साहब का जवाब, देखिए किस तरह से बाबा साहब जवाब देते हैं। प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा बाबा साहब के द्वारा दिया गया जवाब है। वो चीज जो साइमन कमीशन सोच नहीं सकता, कई बार बाबा साहब जवाब के अंतर्गत वो बात भी कह देते हैं। मेरे साथियों, कितने महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी है, इंटरव्यू है बाबा साहब का, जो यहाँ पर दलित वर्ग की स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर देगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सवर्ण हिंदुओं की स्थिति, सवर्ण हिंदुओं की पोल खोल देगा और दलित वर्ग की जो दयनीय स्थिति है, पशुवत जिंदगी जो जी रहे थे, यानी कि इस तरह की जिंदगी को बना दिया गया, उसको बाबा साहब यहाँ पर बहुत स्पष्ट बेबाक तरीके से साइमन कमीशन के समक्ष रख रहे हैं। और ये जड़ है मेरे साथियों आगे के आंदोलन का। चाहे 1930, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए, ये जो साइमन कमीशन ने आज बाबा साहब का इंटरव्यू लिया है 23 अक्टूबर 1928 को, ये पूरे आंदोलन की जड़ बनने का काम करेगा, नींव का पत्थर है मेरे साथियों। इसलिए इस तरह का अम्बेडकर संदेश आप तो सुन ही रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ऐसे वीडियो, ऐसे अम्बेडकर संदेश अगर जन जन तक नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये हमारी और आपकी असफलता मानी जाएगी। बाबा साहब कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि यदि आप अदालत में नहीं होते तो उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति अगर अदालत में घुसने का प्रयास करता तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता? बाबा साहब कहते हैं कि मेरे विचार में यदि मैं बंबई के किसी मंदिर में जाने की कोशिश करता तो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता। यानी क्लियर कर दिया बाबा साहब ने यहां पर, एक तीर से दो निशाने साध लिए। हम सभी इस बात से जानते हैं किसी भी धर्म के व्यक्ति का सबसे पवित्र स्थल उसका पूजा स्थल होता है, और हिंदुओं का पूजा स्थल मंदिर होता है। अगर हिंदू दलित वर्ग को भी हिंदू मानते तो वो उन्हें मंदिर में घुसने
से रोकते नहीं, दलितों को रोकते नहीं मंदिर में घुसने से। बाबा साहब इसी बात को और यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं। अदालत की बात तो क्लियर है कि वो घुसने नहीं देना चाहते अदालत के अंदर, और इतना साहस हमारा दलित वर्ग का व्यक्ति नहीं जुटा पाता है कि वो अदालत के अंदर कदम रखे। तब बाबा साहब कहते हैं कि जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जाता, मेरे साथ, बाबा साहब स्वयं का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? क्योंकि इस भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति अगर कोई था तो बाबा साहब थे। कहने का मतलब यह है कि जब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ, साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह का शोषण अत्याचार हो सकता है, तो सामान्य जन के साथ, सामान्य दलित वर्ग के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा, ये चीज क्लियर करना चाहते थे बाबा साहब, जो यहां पर इस जवाब के माध्यम से क्लियर कर दिया। क्या आप हमें ये बताने की कृपा करेंगे कि दलित वर्गों के लोगों को किस प्रकार की चिकित्सा सहायता मिल रही है? यानी कि दलित वर्ग लोगों को मेडिकल सुविधा किस तरह की मिल रही है, डॉक्टरी सुविधा किस तरह से मिल रही है, क्या उन्हें इलाज प्रॉपर मिल रहा है या नहीं? तब बाबा साहब कहते हैं डिस्पेंसरियों में उनका प्रवेश वर्जित है। मेरे साथियों, मंदिर में प्रवेश वर्जित समझ में आता है, लेकिन आकस्मिक होने वाली घटनाओं में, बीमारियों में, डिस्पेंसरियों में भी उनका प्रवेश वर्जित है, जब तक कि मामला बहुत गंभीर ना हो। जैसे डिस्पेंसरी में यदि दलित वर्गों के लोगों को प्रवेश न करने देने की बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगी, दलित वर्गों के लोगों को डिस्पेंसरियों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। चेयरमैन पूछते हैं बाबा साहब से कि मेरे विचार से आप छोटे शहरों की डिस्पेंसरियों की बात कर रहे हैं। तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, सरकारी डिस्पेंसरियों की हम बात कर रहे हैं, ये डिस्पेंसरियां चिकित्सा प्रशासन मंत्री के विभाग में हैं। तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, मेरे विचार से मंत्री के आदेश है कि ये डिस्पेंसरियां हर एक के लिए खुली रहें। तब बाबा साहब कहते हैं हाँ, ये आदेश है, परंतु आप कहते हैं कि छोटे शहरों में ऐसी स्थिति नहीं है। तब बाबा साहब कहते हैं जी नहीं। डॉक्टर सोलंकी कहते हैं रूढ़िवादी हिंदू चिकित्सक सदा दलित वर्ग के मरीज को देखने पर आपत्ति करते हैं। हम आपको बता दें डॉक्टर पीजी सोलंकी दलित वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर शिरकत कर रहे थे। गुजरात में ऐसे उदाहरण हैं, वो लिखते हैं कि चिकित्सा न मिलने के कारण लोग मर गए। मुझे ऐसी अनेक घटनाएं पता है जिनमें डॉक्टरों ने निमोनिया से पीड़ित मरीज को छूने से इनकार कर दिया। डॉक्टर थर्मामीटर को पकड़ा देते हैं, जो उसे थामना नहीं चाहता, थामना नहीं जानता, मुसलमान थर्मामीटर मरीज को पकड़ा देता है। ये सत्य है और ऐसा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि, और मैं इसे फिर कहता हूं कि हमें वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। ऐसी बातें यदा कदा होती होंगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे किसी एक विशेष डॉक्टर की आपत्ति के कारण अपवाद स्वरूप होती हैं, या ये आपके विचार में ऐसी बातें हर रोज होती हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जो डॉक्टर रूढ़िवादी हैं वे ऐसा करते हैं, जो डॉक्टर रूढ़िवादी हैं वे ऐसा करते हैं। सम्मानित साथियों, रूढ़िवादी कौन होंगे, किस वर्ग के लोग होंगे, ये आप सहसा अंदाजा लगा सकते हैं। बस अब से अगला प्रश्न किया जाता है कि इस बारे में कठिनाई यह है कि जो डॉक्टर एतराज करते हैं वे अपने धार्मिक विचारों के कारण करते हैं। डॉक्टर सोलंकी कहते हैं जी हाँ। राव बहादुर राजा, क्या ये तथ्य संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाए गए हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जी हाँ, अधिकारियों के संज्ञान में ये तथ्य लाए गए हैं कि वो दलित वर्ग को दवाई नहीं देते, मेडिसिन नहीं देते, उपचार नहीं करते, यहाँ तक कि थर्मामीटर अपने हाथ से नहीं लगाते। उन्होंने क्या कार्रवाई की, यानी कि अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की? तब बाबा साहब कहते हैं मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह यह था कि बेहतर होगा कि हम समझाने बुझाने की नीति अपनाएं। उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किए थे। मेरे साथियों, इस तरह की स्थिति थी। आप सोच कर देखिए वर्तमान में कैसी कैसी बीमारियां चल रही हैं। यदि प्रॉपर इलाज न मिले तो इंसान का क्या हाल हो जाता है। चाहे वर्तमान में सबसे ज्वलंत डेंगू जैसी बीमारी हो, और उस समय भी इस तरह की बीमारियां चला करती थी। निमोनिया का जिक्र यहाँ पर हुआ, लेकिन डॉक्टर अपने हाथ से छूते नहीं थे पेशेंट को, अगर वो दलित वर्ग से बिलोंग करता था। मेरे साथियों, ये हमारे समाज के साथ इस तरह की घटनाएं, हमारे आपके पूर्वजों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही थी। मेरे साथियों, इसलिए हम सभी का ये दायित्व बनता है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम सभी को आगे चलना है। बाबा साहब ने इतने संघर्ष की बदौलत यहाँ पर हम सभी को अधिकार संपन्न बनाया। मानवीय अधिकारों से हम सभी लोग मरहूम थे, आज मानवीय अधिकार हमको मिल रहे हैं।
तो ऐसे में बाबा साहब के अधूरे मिशन, अधूरे सपने को हमको नहीं भूलना है किसी भी कीमत पर। बाबा साहब का अधूरा सपना था कि इस देश को बौद्धमय शासन सत्ता स्थापित की जाए, इस देश को बौद्धमय बनाया जाए। ये दो प्रमुख लक्ष्य थे। एक, बाबा साहब की बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि वैचारिकी सेंटर बने जहां पर दलित वर्ग के लोग, खासकर बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और देश में हो रहे शोषण अत्याचार की रणनीति बनाएं, कारगर रणनीति बनाएं और उसको पूरे देश में लागू करें, जिससे कि देश भर में हो रहे शोषण अत्याचार को रोका जा सके। मेरे साथियों, आबाजका के द्वारा एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में। आप सभी इस बात से अवगत हैं और आपका इसमें आर्थिक योगदान बहुत जरूरी है। वीडियो के अंत में अकाउंट नंबर दिया गया है, उस पर आप धमदान भी कर सकते हैं। धमदान करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना पूरा डिटेल दे सकते हैं। कुछ साथियों ने किया भी है, लेकिन उन्होंने डिटेल अभी तक नहीं दिया है। मुझे आपसे बस यही कहना है कि जब भी आप धमदान करें, डिटेल कमेंट सेक्शन में देंगे तो हम राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आबाजका को नोट करा देंगे। आज के इस अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकने जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, दलित वर्ग को अदालत में घुसने क्यों नहीं दिया जाता था, या दलित वर्ग के लोग अदालत में घुसने का साहस क्यों नहीं कर पाते थे? इस प्रश्न का जवाब आसानी से आप कर सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को अब यहीं रोकने की दीजिए इजाजत, इस निवेदन के साथ कि इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी तत्काल शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आबाजका, नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आबाजका, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आबाजका ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।